आपकी सैलरी 15,000 हो या 1 लाख, क्या पीएफ 1800 ही कटेगा? क्या अब आप अपने पीएफ खाते से सिर्फ 75,000 रुपए ही निकाल पाएंगे? क्या नौकरी पहले छोड़ने पर भी पीएफ का पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं? और ईपीएफओ से जुड़े 8 नियमों में इस वक्त बड़ा बदलाव जो हुआ है वो क्या है? और लगभग 8 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ी आज की ये बड़ी खबर है और यही है आज की काम की खबर। ईपीएफओ ने कहा है कि अब 15,000 रुपए की तय सैलरी सीमा पर 12% का शेयर पीएफ को देना कंपलसरी है। ये 1800 रुपए महीना बनता है। इससे ऊपर आप जो भी पैसा पीएफ में जमा करेंगे उसे आपकी अपनी इच्छा माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी महीने की 1 लाख रुपए भी है तो आपके पीएफ में अनिवार्य रूप से सिर्फ 1800 रुपए ही कटेंगे और इतना ही हिस्सा कंपनी मिलाएगी। हालांकि आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप अपनी बाकी की बची सैलरी में से कुछ हिस्सा रिटायरमेंट की सेविंग्स के तौर पर पीएफ में जमा कर सकते हैं। अब जानिए इसका क्या होगा फायदा। इस योजना में ये फ्लेक्सिबिलिटी दरअसल इसलिए लाई गई है ताकि मेंबर्स को अपनी रिटायरमेंट बचत पर ज्यादा अधिकार मिल सके। इन बदलावों पर बहुत गहन से चर्चा हुई है और इन्हें नए लेबर कोड के हिसाब से बनाया गया है। चूंकि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर सैलरी कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी मॉडल पर बेस्ड होती है, इसीलिए अब सैलरी को इस तरह से दोबारा स्ट्रक्चर किया जा सकता है जिससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को फायदा हो। हालांकि नए नियमों से मेंबरशिप को लेकर कोई बदलाव अभी आया नहीं है, न किया गया है। अब जानते हैं कि बदलाव के पहले नियम क्या थे। एपीएफ अभी साल 2026 के बदलाव के पहले जो 1952 के तहत चल रहा था उसमें यह माना जा रहा था कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट केवल किसी कंपनी में ज्वाइनिंग के समय यह तय करने के लिए थी कि कर्मचारी को परमानेंटली सोशल सिक्योरिटी कवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस समय नियम यह था कि जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 तक थी उनके लिए योजना से जुड़ना जरूरी था। दूसरों के पास अपनी मर्जी से ईपीएफओ की योजनाओं में शामिल होने का ऑप्शन था और ये भी कि एक बार योजना में शामिल होने के बाद कर्मचारी अपनी पूरी बेसिक सैलरी पर शेयर देते थे और कंपनियों को भी उसके बराबर हिस्सा मिलाना पड़ता था। ये सरकार की तरफ से तय सैलरी लिमिट से कहीं ज्यादा होता था। फिलहाल 15,000 रुपए की ये सैलरी लिमिट 2014 में तय की गई थी। साल 2014 में पेंशन योजना में हुए बदलाव के बाद कंपनियों ने पेंशन फंड यानी ईपीएस में दिया जाने वाला 8.33 यानी 8.33% हिस्सा सिर्फ 15,000 रुपए की सैलरी तक सीमित कर दिया गया था, यानी मैक्सिमम 1250 रुपए पर मंथ। क्योंकि शेयर एग्जैक्ट सैलरी पर दिया जाता था इसलिए कंपनियों की तरफ से दिया गया एक्स्ट्रा पैसा कर्मचारी के पीएफ खाते में चला जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पैसा निकालना अब आसान है या पहले आसान था। नए रूल्स में पीएफ से पैसा निकालने के नियमों को आसान बनाया गया है। पहले पैसा निकालने के लिए आपको 13 कारण दिए गए थे, अब उसे 3 कर दिया गया है। इसमें 3 कारण है, पहला बीमारी, पढ़ाई, शादी और दूसरा घर यानी मकान खरीदना या बनवाना और तीसरा है कोई एक्सेप्शनल केस या फिर कोई स्पेशल मामला शामिल है। इस स्पेशल मामले में सदस्य अपने पीएफ का 100% तक एलिजिबल बैलेंस निकाल सकता है। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का हिस्सा शामिल होगा। हालांकि खाते में हमेशा कम से कम 25% का बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अब नौकरी पेशा लोग बीमारी, शिक्षा, शादी और घर जैसी जरूरतों के लिए अपने पीएफ अकाउंट से 75% अमाउंट का 100% पैसा निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार ने पुराने ईपीएफ कानून 1952 की व्यवस्था को बदलकर अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत 29 जून से देश में नई ईपीएफ स्कीम लागू की है। अब सवाल यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने 12 महीने यानी 1 साल की नौकरी भी पूरी नहीं की है तो क्या वो पैसे निकाल सकता है पीएफ का? जवाब है हाँ। बदले नियमों में सिचुएशन के लिए भी एक स्पेशल प्रावधान किया गया है। अगर कोई कर्मचारी 12 महीने से पहले सर्विस करने से पहले नौकरी छोड़ देता है तो वो भी स्पेसिफाइड टर्म्स और कंडीशंस के चलते अपने पीएफ खाते से पार्शियल विथड्रॉल कर सकता है। पहले के मुकाबले इसमें नियमों में थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है। अब दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या इस बदलाव से नौकरी पेशा लोगों की इनहैंड सैलरी या मासिक योगदान पर कोई असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। इस बदलाव का आपकी हर महीने कटने वाली पीएफ राशि या इनहैंड सैलरी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके सैलरी से पीएफ का शेयर पहले की तरह ही चलता रहेगा। ये नया नियम केवल उस स्थिति में होता है जब आप अपने जमा फंड से एडवांस या फिर पार्शियल रूप से पैसा निकालने के लिए अप्लाई करते हैं। अब सवाल है कि ईपीएफओ से अपना पीएफ ऑनलाइन कैसे निकालते हैं। तो घर बैठे क्लेम करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कौन सा फॉर्म भरना होता है और पूरा प्रोसेस क्या है, इसे समझ लीजिए एक बार स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करने के बाद आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब होम पेज पर ऊपर दिए गए ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है।
यहाँ क्लेम फॉर्म 31, 19 और 10C का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिस्टम आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिखाएगा। बैंक अकाउंट नंबर दोबारा आपको फिल करना है और उसे वेरीफाई करके आगे बढ़ना है। अब आपको ये चुनना होगा कि किस टाइप का ये क्लेम आपको करना है। अगर आप एडवांस पीएफ निकालना चाहते हैं तो फॉर्म 31 चुनिए, और नौकरी छोड़ चुके हैं और पूरा पीएफ निकालना चाहते हैं तो नियमों के मुताबिक आपको फॉर्म 19 का ऑप्शन चुनना है। इसके बाद जितना अमाउंट निकालना है उसका डिटेल्स भरना है। साथ ही पीएफ निकालने का कारण चुनना है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना, एजुकेशन, शादी या कोई स्पेशल कारण। फिर अपना करंट एड्रेस और मांगी गई दूसरी जानकारी भरकर आगे बढ़ना है। आखिर में गेट आधार OTP पर क्लिक करना है। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP दर्ज करना है और उसके बाद आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक क्लेम रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन और इस प्रोसेस का जो स्टेटस है वो ट्रैक कर सकते हैं। अगर सभी दस्तावेज सही हैं और KYC पूरी है तो EPFO वेरिफिकेशन के बाद कुछ ही दिनों में PF का अमाउंट आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट EPFO रिकॉर्ड में सही तरीके से अपडेट है, क्योंकि गलत जानकारी होने पर क्लेम देर हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह कुछ आसान ऑनलाइन स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना किसी ऑफिस के चक्कर लगाए घर बैठे अपना PF क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ देश के सरकारी हो या प्राइवेट करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। PF के ब्याज पर एक बड़ी खबर आई है। अगर आप भी देश के उन 7.5 करोड़ PF सब्सक्राइबर्स में शामिल हैं तो ये खबर आपके लिए भी ज़रूरी है। जानकारी के मुताबिक अगले 15 दिनों में सभी PF सब्सक्राइबर्स के खाते में इंटरेस्ट का अमाउंट डालने का प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। सभी PF अकाउंट होल्डर्स को 8.25% की इंटरेस्ट रेट का अमाउंट दिया जाएगा। सरकार ने साल 2025-26 के लिए 8.25% की दर से ब्याज देने का फैसला लिया है। पिछले दिनों EPFO की ओर से ये जानकारी दी गई थी। अमूमन ज़्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि 31 मार्च 2026 तक जिन लोगों के PF खाते में कुल 10 लाख रुपए जमा होंगे उन्हें उस परसेंट के हिसाब से यानी 8.25% के हिसाब से 82,500 रुपये मिल जाएंगे। इसी तरह जिनके PF खाते में 20 लाख रुपए जमा होंगे उन्हें ब्याज के तौर पर एक मुश्त 1,65,000 रुपये मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपका कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि PF का कैलकुलेशन इतना सीधा भी नहीं है जितना सीधा लगता है। PF अकाउंट में ब्याज का कैलकुलेशन हर महीने के रनिंग बैलेंस पर होता है। हालांकि ये हर एनुअल ईयर के आखिर में 31 मार्च को कैलकुलेट करके क्रेडिट कर दिया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि अब आप अपना पैसा UPI से भी निकाल सकते हैं। दरअसल EPFO जिस नई सुविधा पर काम कर रहा है उसका मकसद PF निकालने को पहले से ज़्यादा तेज़ और आसान बनाना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका PF अकाउंट सीधा ATM से जुड़ जाएगा। पहले की तरह PF क्लेम करना होगा, लेकिन नए UPI इनेबल्ड विथड्रॉल मॉड्यूल की मदद से पूरी प्रोसेस को काफ़ी तेज़ी से आप कर सकते हैं। जैसे ही नया EPFO 2.01 पोर्टल पूरी तरह स्टेबल हो जाएगा, सदस्य अपने UAN नंबर से लॉगिन करके बैंक खाते के साथ अपना UPI ID लिंक कर पाएंगे। क्लेम मंजूर होने के बाद PF की जो अमाउंट है वो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद कर्मचारी अपनी सुविधा के मुताबिक ATM, UPI या किसी भी बैंक ब्रांच के जरिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी साफ शब्दों में कहें तो ATM या UPI से सीधे PF खाते से कैश नहीं निकलेगा, बल्कि PF क्लेम का पैसा पहले बैंक खाते में आएगा और उसके बाद उसे आप ATM या UPI के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की काम की खबर। आपके साथ मैं हूँ वात्सल्य सारथी का सौदन। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं दीपक जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए Instagram के पेज को और देखते रहिए कड़क।